हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वन डे एग्जाम्स हिंदी में। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, गणित की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी, उस सीरीज का आज ये 22वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 21 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। इससे पहले वाला जो लेक्चर था, उस लेक्चर में हमने परसेंटेज का टाइप नंबर 13 स्टार्ट किया था और हमने कहा था कि वो अगर एक क्लास में सभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए हमने टाइप 13 को 2 क्लास में कवर करने का प्रयास किया है। तो एक क्लास हम कल करा चुके हैं जिसमें हमने टाइप 13 का कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया था और कुछ सवाल भी हमने कर दिए थे। देखो, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है। इसका मतलब है जो कल की क्लास थी उसमें हमने 7 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम उससे आगे करेंगे। हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया और 7 प्रश्न भी हमने किए थे। तो चलिए आज की क्लास में हम आगे के सवाल करते हैं। तो हम सवाल नंबर पढ़ते हैं 8। ये क्या है? देखो, उमेश ने एक परीक्षा में 15% अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। केवल हम यहाँ तक पढ़ते हैं, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ा। उसने 15% अंक प्राप्त किया और फिर भी वो 30 अंक से फेल है। इसका मतलब हम यहाँ से चित्र बना सकते हैं। ये हमने एक नंबर लाइन बनाई, एक नंबर लाइन है और उसने उसने 15% अंक प्राप्त किया है। मान लीजिए ये पॉइंट है, 15% का है। उसने 15% अंक प्राप्त किया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मान लीजिए ये पीएम है। पास होने के लिए जितने मार्क्स चाहिए वो वाला पॉइंट है। अब यहाँ से 30 अंक पीछे है। कुल मिलाकर ये यहाँ से 30 अंक पीछे है। 30 अंक। उस व्यक्ति को, उमेश को मात्र 15% अंक मिले हैं। मतलब वो इस पॉइंट पर है। नंबर लाइन जो होती है उस पर यहाँ से 0%, फिर 1%, 2%, 3%, 4% और बढ़ता हुआ यहाँ पर होता है 100%। यहाँ फुल मार्क्स की बात करते हैं। तो हम बात करें सर, उसको 15% अंक मिला है, लेकिन पास होने वाले अंकों से कितना पीछे है? सर 30 अंक पीछे है। ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ा और इसको चित्र में कन्वर्ट कर दिया। अगली बात करते हैं। देखो, यदि वह 60% अंक प्राप्त करता तो उसे उत्तीर्णांक से 15 अंक अधिक मिलते। मतलब अगर वो 60% अंक प्राप्त करता तो उत्तीर्णांक मतलब जितना पास होने के लिए अंक चाहिए उससे भी 15 अंक ज्यादा मिलते। इसका मतलब ये है कि अगर वो कितना परसेंट लाता? 60%। इस लाइन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ मान लीजिए, यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर वो अंक लाता, यहाँ पर कितना? 60%। ये वाला पॉइंट है 60% का। अगर वो 60% अंक लाता तो पास होने के लिए जितना भी अंक चाहिए उन अंकों से वो कुछ ज्यादा नंबर लेकर आता। कितना ज्यादा लेकर आता? 15 अंक अधिक प्राप्त करता। तो ये है 15 अंक, ये 15 अंक। हमने सवाल पढ़ लिया और सवाल पढ़ के हमने चित्र में कन्वर्ट कर दिया। सवाल क्या है? एक व्यक्ति को 15% अंक मिलता है तो पास होने के अंकों से 30 अंक पीछे है। अगली बात कि अगर उसको 60% अंक मिला होता तो वह पास होने से जितने भी अंक चाहिए उससे 15 अंक ज्यादा प्राप्त कर लेता है, अगर इतना प्राप्त होता है तो। अब हमको पूछा क्या है? तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए? तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अंकों की संख्या पूछे। कुल मिलाकर यहाँ पर हमको अंक पूछे। आखिरकार यहाँ पर पीएम कितना होगा? पीएम का परसेंटेज नहीं पूछा, हमको पूछे पीएम अंक कि आखिरकार कितने अंकों पर कोई व्यक्ति पास होगा। तो चलो, हमने जो सीखा है वो करते हैं पहले। यहाँ से ये पॉइंट है 15% का, ये पॉइंट है 60% का। तो सर इसके बीच में ये जो गैप है 15% के पॉइंट का और 60% के पॉइंट का, इसका गैप है, इसमें कितने परसेंटेज फंस जाएंगे? तो सर 60 में से सीधा 15 घटाएंगे तो इसमें फंसेंगे सर 45%। तुम कहोगे सर ये इसमें से घटा क्यों देते हो? इसलिए घटा देते हैं क्योंकि यहाँ शुरुआत से देखते हैं। यहाँ मान लो 0% होता है, 0 से यहाँ तक 15 है और 0 से यहाँ तक 60 है। तो सर अगर हमें इतने की बात करनी है तो सर यहाँ तक जो 0 से 15 था इसको निकाल देंगे 60 में से, तो 60 में से 15 घटाकर यहाँ का गैप आ जाता है। तो 15 हमने घटाया है 60 में से, 45% आ गया गैप। अच्छा, ये जो गैप है, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच का जो गैप है, उसमें हमने परसेंटेज में वैल्यू तो पता चल गई कि सर 45% है। इसके बीच में अंक कितने फंसेंगे? तो सर 30 ये हैं और 15 ये हैं। तो 30 और 15, 45 अंक फंसे हैं। इसका मतलब 45% अंकों की वैल्यू 45 अंकों के बराबर होगी। तो हम यह लिख सकते हैं कि 45% बराबर होगा 45 अंक, 45 अंकों के बराबर। तो इसका मतलब 1%
बराबर 1 अंक के बराबर होगा। हमने ये समझ लिया सर 1% 1 अंक के बराबर होगा, वो पीएम पूछना चाहता है। तो देखो इस वाले ये जो अंक है इनको निकालने के लिए चाहे तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ पहुंच जाएंगे, या फिर यहाँ से पीछे लौट लेंगे। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ तक आने के लिए 15% अंक चाहिए, तो 15% को अंकों में कन्वर्ट कर दो। 1% का 1 अंक बनता है, तो सर 15% का कितना अंक बनेगा? 1% का अगर 1 अंक है तो 15% का 15 अंक बनेगा। इसका मतलब ये है कि सर यहाँ से अगर व्यक्ति यहाँ इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो उसको 15 अंक मिल जाएंगे, लेकिन अभी वो फेल है। अगर उसको 30 और मिल जाते हैं तब वो यहाँ पहुंच पाएगा। तो इन 15 में ये 30 जोड़ देंगे तो यहाँ पहुंच जाएगा, और हमें यही चाहिए, ये वाले हमको अंक चाहिए। तो हम डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर है 15 अंक और ये 30 अंक और आगे बढ़ाने हैं। तो 15 में ये जो 15 है इसमें 30 जोड़ देंगे तो यहाँ का आ जाएगा, तो ये आ गया 45 अंक। तो यही हमें अभी पूछा था कि सर पीएम बताओ आखिरकार कितने अंकों पर पास होगा। तो इसका आंसर है सर 45। तो इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी है। इस सवाल का जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो ये कभी कभी सवाल में पीएम का परसेंटेज पूछता है, तो कभी कभी पीएम की एग्जैक्ट वैल्यू पूछता है कि आखिरकार पास होने के लिए जितने अंक चाहिए उन अंकों की संख्या बताओ। तो कभी कभी अंक पूछेगा, कभी कभी परसेंटेज पूछेगा। तो इससे पहले वाले सवाल में, इससे जो पहले हमने क्लास की थी उसमें हमने एक सवाल करा था, वहां इसने परसेंटेज पूछा था। तो हमने पता किया गया था, यहाँ वाले अंकों को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया था। अगर यहाँ परसेंटेज पूछता कि ये बताओ पीएम की जो वैल्यू है परसेंटेज में बताओ, तो हम क्या करते, इन अंकों को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते। जैसे 1 अंक का 1% है तो 30 अंकों का 30% बनेगा। तो सर इसके बीच में 30% फंसता, तो 15 ये है और 30 ये है, तो ये 45% हो जाता। लेकिन अभी सवाल पूछा था केवल पीएम के आंकिक वैल्यू बताओ, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो हमने आराम से बता दिया। अगला सवाल देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 9। सवाल नंबर 9 पढ़ते हैं, क्या है? 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9। ये देखो क्या सवाल है। एक उम्मीदवार जो 50% अंक प्राप्त करता है और वह 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। देखो हम केवल यहाँ तक लाइन पढ़े, हमने केवल यहाँ तक लाइन पढ़ी है कि एक उम्मीदवार है, वह 50% अंक प्राप्त करता है और फिर भी वो असफल है। और कितने अंकों से असफल है? 100 अंकों से। तो सर हम इसका डायग्राम बना सकते हैं। हम यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे सर, नंबर लाइन। अब इस नंबर लाइन पर मान लेते हैं कि सर ये जो पॉइंट है ये 50% का है, यहाँ पर उसको अंक मिला है, वो यहाँ पहुंच पाया है, लेकिन अभी वो फेल है। कितने से? 100 अंकों से फेल है। तो हम ये मानते हैं सर यहाँ पर कहीं पीएम होगा, ये पीएम है। और यहाँ से कितना पीछे है ये, हम अगर बात करें सर यहाँ से ये कितना पीछे है, तो 100 अंक पीछे है। इतना हमें समझ में आ गया। हमने सर इस सवाल को यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया और यहाँ तक पढ़ा, तो हमें पता चला कि उसका चित्र ये बनेगा। एक व्यक्ति है, 50% अंक मिला और पास होने के लिए जितने अंक चाहिए थे उससे 100 अंक कम मिले हैं। तो यहाँ पर इसका चित्र बन चुका है। अब हम आगे पढ़ते हैं। लेकिन एक दूसरा उम्मीदवार जिसने 78% अंक प्राप्त किए, उसे उत्तीर्ण अंकों से 30% अधिक अंक मिले। देखो इसमें क्या कह रहा है, देखो इस सवाल में और इस सवाल में जमीन आसमान का अंतर है। ये जो सवाल आया है एसएससी जीडी 30/1/2023 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जो अगला डेटा दिया है इसको मैं जहाँ लिखने का प्रयास करता हूँ कि आखिरकार क्या ये कहना चाहता है। वो कह रहा है 78% मिला। अगर उसको 78% अंक मिला होगा तो यहाँ होगा कहीं पर उसका अंक। अगर उसको 78% मिला होगा तो मान लीजिए यहाँ पर ये 78% का पॉइंट है, ये वाला 78% का। यहाँ पर अगर उसको इतना अंक मिलता है तो पास होने से पीएम से 30% अधिक अंक मिलता है। अभी तक क्या था कि यहाँ बोल रहा था 60% मिलेगा तो 15 अंक ज्यादा है, यहाँ अंक दे रहा था। अभी तक जितने भी हमने सवाल किए हैं उसमें एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा था, सर अगर 60% मिलता है तो 15 अंक ज्यादा है। अब यहाँ पर अगर वो बोलता कि 78% मिलता है और 30 अंक ज्यादा है तो बहुत आसान हो जाता सवाल, 30 अंक ज्यादा हम कर देते। लेकिन यहाँ 30 अंक ना देकर उसने ये दिया है, देखो ये कि पीएम से ये जो 78% यदि उसको अंक मिला है वो पीएम से 30% ज्यादा है, 30% ज्यादा है, ये दिया है। अब फ्रेम देखो तो फ्रेम किस तरह से बना। ये जो सवाल था सर इसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। ये बहुत आसान सवाल है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। देखो इसने इसमें बोला था 60% अंक मिलता है
तो पीएम से 15 ज़्यादा लेकर आता है। लेकिन यहाँ बोला है कि 78% अगर उसको अंक मिला होता तो वह पीएम से 30% ज़्यादा अंक प्राप्त करता, 30% ज़्यादा अंक ये प्राप्त करता। अभी ये वाला फ्रेम दिया है, तो सर इसकी सहायता से हमें अब पूछा गया है तो अधिकतम अंक ज्ञात करो, टोटल मार्क्स बताने हैं। तो एक बात बताओ, हम अगर इस सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो देखो यहाँ पर एक बात बताओ, अगर हम 30% ज़्यादा बताएं, जो पीएम है वो 30% ज़्यादा है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं सर? अगर ये 100 होगा, अगर पीएम 100 होगा तो 30% ज़्यादा, इसका मतलब ये 130 होगा। बताओ भाई, ये सब लोग जानते हैं। अगर अगर हम कहते हैं कि सर अगर पीएम 100 होगा, मान लीजिए पीएम 100 होगा, तो सर उससे 30% ज़्यादा ये 130 होगा। हम जीरो से जीरो काट लेते हैं, तो ये हमारा अनुपात निकल के आ गया। सर पीएम और यहाँ का अंक, पीएम और यहाँ के अंकों के बीच में अनुपात आ गया है कि सर यहाँ पर 10:13 का अनुपात बना। तो हम जानते हैं सर 13 की वैल्यू कितनी दे रखी है, परसेंटेज में देखेंगे 13 की वैल्यू कितनी है, 78%। तो 13 में कितने का गुणा किया होगा, 6 का गुणा किया होगा। तो इस बात की गारंटी, यहाँ पीएम का परसेंटेज निकालना चाहते हो तो इस 10 में कितने का गुणा करना पड़ेगा सर? गुणा करना पड़ेगा, इस 10 में 6 का गुणा करना पड़ेगा। तो 10 में 6 का गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 60%। ये पीएम निकल के आ गया। सर हम पीएम आराम से निकाल लिया, ये वाला जो पॉइंट था ये हमने निकाल लिया, 60% आएगा। जब ऐसे फ्रेम देता है तो हम क्या करते हैं, पीएम और इस वाले पॉइंट के बीच में अनुपात निकाल लेते हैं। ये कह रहा था 30% ज़्यादा है, तो हमने अगर इसको 100 माना है तो सर 30 बढ़ाएंगे 130 होगा। अनुपात निकालेंगे तो 10:13 आ चुका है। यहाँ की वैल्यू दे रखी है सर 78%, तो 13 की वैल्यू 78% है, मतलब 6 गुना है। तो सर 10 की वैल्यू 6 गुनी करेंगे तो 60% होगा। तो हमें प्राप्त हो चुके हैं सर दोनों पॉइंट। एक तो ये पॉइंट हमें मिल चुका है और एक हमको ये पॉइंट मिल चुका है। यहाँ पर है 50% और यहाँ पर है 60%। तो सर इनके बीच का गैप कितना होगा सर? गैप हो जाएगा, अब हम बात करें सर इस पॉइंट की और इस पॉइंट के बीच में, अगर इन दो पॉइंट के बीच में बात करें तो सर ये 50% का पॉइंट है, ये 60% का पॉइंट है, तो सर 10% का गैप हो गया। और ये जो गैप है परसेंटेज में देखा जाए तो 10% है, और ये गैप अंकों में देखा जाए तो 100 अंकों के बराबर है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि सर 10% की वैल्यू 100 होगी। 10% की वैल्यू, ये 10% है, इसकी वैल्यू 100 होगी। तो सर 100% की वैल्यू कितनी होगी? 100% की वैल्यू होगी 1000 अंक। ये इस सवाल का जवाब है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। इस सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर डी। तो हमें समझ में आया। अभी तक देखो क्या दे रहा था, अभी तक वो मात्र इतना दे रहा था कि 60% अंक मिलता है तो इतने अंकों से पास हो जाता है या फिर इतने अंक ज्यादा ले आता है। लेकिन यहाँ पर अंकों की संख्या ये वाला चीज ना देकर उसने परसेंटेज में बात कर दी। उसने कहा कि अगर उसको 78% अंक मिलता है तो पास होने से 30% ज्यादा है उसके अंक, तो पास होने के लिए जितने अंक चाहिए उसे 30% ज्यादा लाता है। तो इस परसेंटेज की सहायता से हम हमेशा क्या करेंगे, इसमें पीएम और यहाँ के पॉइंट में अनुपात निकाल लेंगे, अंकों के बीच में अनुपात निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर 30% ज्यादा है तो इसको 100 माना था, 130 हो चुका है, तो अनुपात आ गया 10:13। 13 की वैल्यू 78% है, तो सर 10 की वैल्यू 60% होगी, क्योंकि ये 6 गुना है। अब हमें समझ में आ गया सर इस वाले पॉइंट पर 50% है, इस वाले पॉइंट पर 60% है, अंतर है 10% का। तो यहाँ परसेंटेज में अंतर है 10 का और अंकों में अंतर है सर 100 का। तो 10% की वैल्यू 100 है तो 100% की वैल्यू 1000 होगी। इस तरीके से ये सवाल हमने सॉल्व कर दिया। देखो कब आया है, एसएससी जीडी 30/1/2023 के पेपर में पूछा गया सवाल है। ऐसे अभी 2 सवाल और आएंगे, अभी 2 सवाल और मैं आपको दूंगा ऐसे, जो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन देता है, इसकी अपेक्षा ये अलग टाइप का है, तो इसको जरा ध्यान देना। तो समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। ऑप्शन होगा इसका डी। अगला हम सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये क्या है भाई, तो देखो क्या है सवाल। ए 67% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण अंकों की तुलना में 192 अंक अधिक हैं। मतलब हम इसका डायग्राम बनाते हैं सर। ये एक लाइन है, उसको 67% मिला है, यहाँ पर मिला है मान लीजिए 67% का ये पॉइंट है, इतना उसको अंक मिला है। तो ये पता है क्या है, 192 अंक अधिक हैं पास होने से। इसका मतलब पीएम यहाँ कहीं होगा सर, ये पीएम होगा और यहाँ से इसके अंक ज्यादा हैं,
कितने ज़्यादा हैं, 192 अंक ज़्यादा हैं। तो सवाल में यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की लाइन है, देखो यहाँ से लेकर मैंने पूरा पढ़ा, यहाँ तक आया, यहाँ तक, तो सर इस लाइन का अर्थ यही निकलता है। मैंने इस लाइन को पूरे के पूरे चित्र में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ से मैं बता सकता हूँ एक व्यक्ति को 67% मिला है, तो वह पास होने से जितना अंक चाहिए उससे 192 अंक ज़्यादा लेकर आता है। इतनी बात हमने लिख दी। अब अगला, ये व्यक्ति ए था, ए व्यक्ति था। अगला है, जबकि बी 27% अंक प्राप्त करता है जो 48 अंकों से असफल हो गया। मतलब जो बी है, बी बेचारा यहाँ पर है, मान लीजिए उसको कितना मिला है, 27%, ये उसको 27% अंक मिला है, यहाँ पर बी है, और वह असफल है, कितने अंकों से असफल है, 48 अंकों से, मतलब पास होने के लिए जितना चाहिए उससे 48 अंक पीछे है, 48 अंक पीछे है। तो सर ये बहुत आसान सवाल है। ये बहुत आसान क्यों हो गया कि सर यहाँ परसेंटेज, इस पॉइंट पर भी परसेंटेज दे दिया, इस पॉइंट पर परसेंटेज दे दिया, तो परसेंटेज गैप निकाल सकता हूँ। यहाँ पर परसेंटेज का गैप देखना कितना होगा, तो हम अगर परसेंटेज में गैप निकालना चाहेंगे तो यहाँ निकल के आएगा 67 में से सीधा 27 घटा दो, तो ये 0 और ये 40% निकल कर आया। 40% कितने अंकों के बराबर होगा, सर इन दो पॉइंटों के बीच में कितना अंक फंस रहा है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को जोड़ दो, तो 192 और 48 जोड़ेंगे तो कितना हो जाए। हम सीधा सीधा लिखते हैं कि सर 40% की वैल्यू पता कितनी होगी, 8 और 2 10, 10 की 0 हासिल 1, 9 और 1 10 और 4 14, 14 की 4 हासिल 1, तो 240 हो गया। 40% का मान है 240। पूछा क्या है परीक्षा में, उत्तीर्ण होने योग्य अंक, मतलब उत्तीर्ण अंक, यहाँ के अंक पूछे, यहाँ के अंक पूछ लिए भाई साहब, उसने टोटल अंक नहीं पूछे, यहाँ के अंक पूछे, तो निकाल देंगे अंक। देखो तो एक काम करते हैं, 1% की वैल्यू निकालते हैं पहले। 1% बराबर कितना होगा सर, 4, इससे ये 0 कटेगा, ये होगा 6 अंक, 6 अंक, 6 अंक। 1% का मतलब हो गया 6 अंक। तो अगर हमें यहाँ के अंक चाहिए तो या तो यहाँ से चले जाओ या फिर यहाँ से बैक लौट आओ, तो यहाँ से हम आगे जाते हैं। एक काम करते हैं, 27% के अंक निकाल लेते हैं कि आखिरकार 27% के कितने अंक बनेंगे, और जितने भी अंक बनेंगे उसमें 48 जोड़कर यहाँ पहुंच जाएंगे। तो हम 27% की वैल्यू निकालते हैं, 27%, तो 1% की वैल्यू 6 है, तो 6 गुणा 27 हो जाएगा, तो 7 6 के 42 की 2 हासिल 4 होता है, 6 दूनी 12 और 4 16, 12 और 4 162 अंक हो गया। इसका मतलब सर इस पॉइंट पर अंक कितने मिलेंगे, 162 अंक मिलेंगे। 162 अंकों में अगर 48 जोड़ दिए जाएंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे। तो अब इनको जोड़कर यहाँ के अंक हम डायरेक्ट बता सकते हैं, कितना हो गया सर, यहाँ के अंक होंगे 8 और 2 10, 10 की 0 हासिल 1, 6 और 4 10, 11 11 की 1 हासिल 1, तो ये 210, कुल मिलाकर 210 अंक प्राप्त हुए। तो इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ये आसान सवाल था। ये सवाल और ये सवाल सेम है। क्यों भैया, देखो परसेंटेज जो है पीएम है, पीएम से कितना अंक आगे है ये दे रखा है, पीएम से कितना अंक पीछे ये दे रखा है, यहाँ का परसेंटेज दे रखा है, यहाँ का भी परसेंटेज दे रखा है। तो सर ये वाला जो सवाल था वो इस वाले सवाल की जैसा ही है, बिल्कुल सेम, लेकिन सर ये सवाल डिफरेंट है, ये सवाल डिफरेंट है। यहाँ पर पीएम से कितना परसेंट ज्यादा आता है उसने ये दे रखा है, तो यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात थी। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। तो एक काम करिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में पहले इसके ऐसे 2 सवाल और कराता हूँ, ठीक है भाई। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम आगे सवाल समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 जो अभी हमने समझा था एक महत्वपूर्ण सवाल, उसी जैसे ये 2 सवाल हैं। तो चलिए हम इसको करते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं तो वह 25 अंकों से असफल हो जाता है। देखो यहाँ तक की लाइन पढ़कर हम इसका एक डायग्राम बना सकते हैं। देखो क्या डायग्राम इसका बनेगा, मान लीजिए ये सर अंकों की लाइन है, एक विद्यार्थी को 30% अंक मिला है, मान लीजिए ये 30% का पॉइंट है, तो वह 25 अंकों से असफल है। मतलब यहाँ पर मान लीजिए पीएम है और पीएम से कितना पीछे रह गया है, 25 अंक पीछे रह गया है। इसका मतलब ये 25 अंकों से असफल हो गया है। ये वाला पॉइंट है, यहाँ का है 25, ये 25 अंक का है कि पीएम से 25 अंक पीछे है अगर उसको 30% अंक मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं सर, आगे पढ़ते हैं, उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 40% अंक मिला है तो वह उत्तीर्णांक से 25% ज़्यादा है। दूसरा छात्र है, मान लीजिए हम इसको, इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, एक दूसरा छात्र है, उसको उसी परीक्षा में 40% अंक मिला है। देखो 40%, एक ये दूसरा छात्र है, इसको 40% अंक मिला है, लेकिन ये जो 40% मिला है वह उत्तीर्णांक से 25% अधिक है।
मतलब इससे ये जो है ना, ये 25% अधिक है। तो सर इसकी सहायता से हम अनुपात निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें सर इसकी 25% अधिक है, तो 25% का फ्रैक्शन होता कितना है वैसे? एक, अगर तुम कहोगे सर 25% है, अगर ये 100 है तो सर ये 125 होगा। तो काट के 25 से ये 4 बार और 25 से ये 5 बार, तो 4:5 निकलेगा। वो 4:5 हम इससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/4 होता है। तो अगर शुरुआत में ये 4 था, अगर ये 4 था तो उससे 1 बढ़कर ये 5 हो गया होगा, क्योंकि 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/4 होता है। तो शुरुआत में अगर पीएम अगर 4 था तो उससे 1 बढ़कर ये हो जाएगा। तो ये जो दे रखा है कि 25% ज़्यादा है, सर इसकी सहायता से मैंने इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में इनका अनुपात निकाल लिया, अंकों का अनुपात। अब हम यहाँ से हमें साफ दिख रहा है सर, यहाँ से हमको दिख रहा है कि सर ये जो 5% है, इसका मान तो ये है, 5% की वैल्यू है 40। ये जो 5 है, ये 4 का अनुपात 5 से है, तो 5 की वैल्यू है 40%। तो कितने गुना है? 8 गुना है। तो सर इसको भी हम 8 गुना कर देंगे, इसको भी हम 8 गुना इसको कर देंगे। तो 8 गुना करने पर कितना बनेगा? ये बन जाएगा 8 चौक 32। ये जो पॉइंट होगा ये 32% का पॉइंट निकल आएगा। ये 32% होगा ये वाला पॉइंट। अब हमें पता चलेगा सर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट पर परसेंटेज हमको मालूम है। ये 30 है, ये 32 है, तो यहाँ पर परसेंटेज का अंतर कितना होगा इन दोनों पॉइंट के बीच में? तो होगा 2% का अंतर। और ये 2% का अंतर कितने अंकों के बराबर है? 25 अंकों के बराबर है। तो हम कहेंगे सर ये 25 अंकों के बराबर है। पूछा क्या था? तो परीक्षा का उत्तीर्णांक मतलब ये पूछा है ये वाला। यहाँ का अगर अंक पूछे हैं, अंकों में ये वैल्यू दिया, अंक पूछे हैं, तो 32% की वैल्यू निकालनी होगी। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट निकालेंगे 32%। सर इसमें 16 का गुणा करेंगे, तो 16 का गुणा 25 में करेंगे, 25 गुणा 16 बराबर 400 निकल कर आता है। तो इस सवाल का जवाब हुआ ऑप्शन नंबर बी। देखो बड़ी आसानी से हमने कर लिया। अगला सवाल हम ये देखते हैं 12वां। एक परीक्षा में एक छात्र को 33% अंक प्राप्त होते हैं, तो वह 48 अंकों से असफल हो जाता है। तो देखो ये सवाल और ये सवाल बिल्कुल सेम है। तो एक काम करते हैं, ये हम तुम्हारे लिए HW देते हैं, और HW का मतलब तुम इस सवाल को अभी करोगे, वीडियो के रोक कर, और अभी इसका सवाल का जवाब निकालना। जहां तक अंदाजा है इसका जवाब निकल के आएगा ये ऑप्शन। ठीक है, आप इसको सॉल्व करना। पूछा क्या है? देखो परीक्षा का पूर्णांक पूछा है, आखिरकार परीक्षा में टोटल अंक कितने हैं वो आपको निकालना है। आप निकालना, जहां तक मेरा ख्याल है उसका उत्तर 400 निकल कर आएगा। वैसे आप सॉल्व करना, बिल्कुल सेम ऐसा ही सवाल है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। अगला हम सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो ये सवाल क्या है? एक विद्यार्थी को जर्मन की अपेक्षा फ्रेंच में 22 अंक अधिक प्राप्त हुए। देखो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की लाइन है, इसका मतलब क्या है? दो भाषाएं हैं, दो भाषाओं का पेपर हो रहा है, एक जर्मन भाषा का और एक फ्रेंच भाषा का। इसने बोल दिया है कि जर्मन की अपेक्षा फ्रेंच में 22 अंक अधिक हैं, इसका मतलब फ्रेंच में ज़्यादा है। हम मानते हैं ये फ्रेंच है, फ्रेंच में से अगर जर्मन घटाएंगे तो बराबर 22 अंक आएगा। ये मैंने इक्वेशन कहाँ से बनाया है? ये समीकरण मैंने बनाया है केवल पहली वाली लाइन से। यहाँ से लेकर मैंने यहाँ तक की लाइन पढ़ी, और इसने बोल रखा है कि फ्रेंच में जो अंक हैं वो जर्मन की अपेक्षा 22 ज़्यादा हैं। इसका मतलब अगर फ्रेंच वाले अंकों में से जर्मन वाले अंक घटाएंगे तो 22 आएगा। ये हमने पहली वाली लाइन से समझ कर ये लिखा है। अगली लाइन पढ़ते हैं। उसके जर्मन में अंक, उसके जो जर्मन में अंक हैं, जो जर्मन में अंक हैं वो बराबर है, किसके बराबर हैं? उसके जर्मन में अंक जर्मन तथा फ्रेंच के कुल अंक, जर्मन तथा फ्रेंच के क्या हैं? जे प्लस फ्रेंच, फ्रेंच के कुल अंक, कुल अंकों का 28%, और इनका 28% है, 28% के बराबर हैं। ये दिए है सर दूसरी लाइन। दूसरी लाइन में कह रहा है कि उसके जर्मन में अंक पता है कितने हैं? जर्मन तथा फ्रेंच के कुल अंकों का 28% निकालेंगे तब आएगा जर्मन के अंकों के बराबर। ये सर इस लाइन से हमने इस बात को निकाला है। पहली वाली लाइन से ये बात निकाली थी और दूसरी वाली लाइन से हम ये बात समझ गए हैं। अब वो क्या पूछ रहा है? तो उसे फ्रेंच भाषा में कितना अंक प्राप्त हुए, फ्रेंच भाषा में उसे कितने अंक मिले होंगे। तो जरा इसको हम सॉल्व करते हैं। जर्मन यहाँ जे लिख दो बराबर
जे प्लस एफ। अच्छा 28% है, 28% को सर 28/100 कर सकते हैं, 28/100 कर सकते हैं। अगर हम काटना चाहेंगे तो इसको काट सकते हैं, 4 से काटेंगे ये 7 बार और 4 से काटेंगे ये 25 बार। तो अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो देखो ये भाग में है, इधर आएगा तो इसके साथ 25 का गुणा यहाँ हो जाएगा जे में, और अगर 7 का गुणा इधर करेंगे तो सर 7 का गुणा इस जे के साथ भी होगा और इसके साथ भी हो जाएगा, दोनों के साथ होगा। एक ही बार में कैलकुलेशन कर देते हैं। ये 25 है, 25 का गुणा जब इसके साथ होगा तो इधर हो जाएगा 25 जे और इधर है 7 जे। तो ये 7 जे उठकर जब इधर आएगा तो घट जाएगा, 25 में से 7 घटेगा तो कितना आएगा 18 जे, 18 जे बराबर। डायरेक्ट कर दिया, इतना मैंने दिखाया नहीं है। देखो 25 का गुणा ये भाग में है, इधर 25 जे हो जाएगा, 25 जर्मनी और इधर है 7 जर्मनी, ये प्लस का है, इधर उठा कर लाएंगे तो घटेगा, तो 25 में से 7 घटेगा तो 18 जे बचा है। अब इधर है 7 एफ। तो हमें सर इनका जर्मनी और फ्रेंच के बीच में अगर अनुपात चाहिए, अनुपात निकाल सकते हैं। अगर हम जर्मनी और फ्रेंच के बीच में अनुपात चाहते हैं तो अनुपात हम निकाल सकते हैं। सर देखो यहाँ लिख देते हैं जर्मनी, ये है जर्मनी और ये है फ्रेंच। अनुपात अगर चाहते हैं तो अनुपात देखो मैंने बताया था तुमको, ये तुम्हें याद है 4a बराबर 5b। अगर a की वैल्यू निकालनी है तो इस पुल को पार करके उधर मिलेगी, a की वैल्यू ये होती है, b की वैल्यू ये होती है, ये हमने शुरुआत में बताया था। तो हमेशा जर्मनी की वैल्यू अगर निकालनी है तो जर्मनी की वैल्यू होगी 7 और अगर फ्रेंच की वैल्यू निकालनी तो फ्रेंच की वैल्यू होगी 18। तो यहाँ से डायरेक्ट हम देख सकते हैं सर फ्रेंच की वैल्यू होगी 18 और जर्मनी की वैल्यू होगी 7। हमें ऊपर क्या दे रखा है, फ्रेंच और जर्मनी के बीच में अंतर दे रखा है, डिफरेंस कितना है 22 का। तो सर हम यहाँ अंतर निकाल के चेक करते हैं, 7 का और 18 का अंतर निकालो, 7 और 18 का जब अंतर निकालोगे तो अंतर आएगा 11 का, और इस हमारे अनुसार अंतर निकल रहा है सर 11 का, सवाल में अंतर दे रहा है 22 का, इसका मतलब इस 11 की वैल्यू दी है 22। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू होगी 2। हमें पूछा क्या है फ्रेंच भाषा में उसके अंक, तो फ्रेंच भाषा में देखो फ्रेंच भाषा में कितने हैं 18 है, फ्रेंच भाषा में कितने 18 है, 2 गुने करने पड़ेंगे। तो 18 का 2 गुना कितना होता है 36। इसका मतलब सर इस सवाल का जवाब हुआ 36, ऑप्शन नंबर डी। ये सवाल अच्छा है, इस सवाल को पढ़ना और इसको समझने का प्रयास करना। पहली वाली जो लाइन थी उस लाइन से मैंने ये निकाल के रखा है, दूसरी वाली लाइन थी इसको समझ के मैंने ये रखा है, इसको थोड़ा सा सॉल्व किया है। तो सर जर्मनी और फ्रेंच के बीच में अनुपात में निकाल सकता हूँ। फ्रेंच की बात करूंगा तो 18 है हमारे अनुसार, और जर्मनी की बात करेंगे तो जर्मनी में 7 अंक हैं, और हमें ऊपर दे रखा था जर्मनी और फ्रेंच के बीच में अंतर 22 का है। तो हम यहाँ डायरेक्ट देख लेंगे सर 18 और 7 के बीच में अंतर कितने का है, 11 का अंतर है। हमारे अनुसार सर दोनों भाषा में जो प्राप्तांक है उनमें 11 का अंतर आ रहा है और सवाल में 22 का दिया है। इसका मतलब 11 की वैल्यू 22 है तो जस्ट 2 गुना है, तो जो हमारे अनुसार वैल्यू है वो 2 गुनी होगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फ्रेंच की, तो फ्रेंच का अंक है हमारे अनुसार 18, तो इनको जस्ट डबल करेंगे तो 36 अंक हो जाएंगे फ्रेंच में। और अगर जर्मनी में पूछता तो सर 2 का गुणा यहाँ कर देते, जर्मनी के 14 अंक हो जाते, पूछे होते तो बता देते, लेकिन अभी पूछा है फ्रेंच का तो फ्रेंच का आएगा 36 अंक। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये सवाल तुम्हारे काम का है तो इनका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद हम आगे के सवाल करते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम आगे सवाल समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है सर, नेहा 37% अंक प्राप्त करती है और 78 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाती है। देखो ये जो लाइन है इसको हम चित्र में कन्वर्ट करना भली भांति सीख चुके हैं, मैं केवल यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, हो जाती है मतलब अनुत्तीर्ण हो जाती है, यहाँ तक की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ तक की बात से मैं एक डायग्राम बना सकता हूँ, क्या बना सकते हैं, देखो हमने कहा कि सर ये है एक नंबर लाइन, 37% अंक मिला है, तो हम ये मानते हैं कि सर ये जो पॉइंट होगा वो 37% का पॉइंट है। 37% यदि उसको अंक मिलता है तो वह 78 अंकों से असफल है। मतलब यहाँ मानते हैं कि सर ये है पॉइंट, ये पीएम है, यहाँ पास होने के लिए जितने अंक चाहिए वो वाला ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट से वह कितना पीछे है, 78 अंक पीछे है। इसका मतलब हम यहाँ से हम इसको 78 अंक पीछे कर सकते हैं कि सर ये कितना पीछे है, हमें हम बता देंगे कि ये 78 अंक पीछे है, यहाँ लिख दिया हमने 78। तो हमने यहाँ तक की लाइन पढ़ी है और उससे ये चित्र बना लिया। क्या है चित्र, कि नेहा को 37% अंक मिला है फिर भी वह असफल है, कितने से,
सर पीएम के लिए, पीएम जितना भी होगा उससे 78 अंक पीछे है। तो पहली लाइन हमने पढ़ी और उससे ये चित्र बना दिया। हम अगली लाइन पढ़ते हैं। सर अगली लाइन क्या है, यदि वह 42% अंक प्राप्त करती है तो वह 48 अंकों से असफल होती है। मतलब अगर उसको 42% अंक मिलेंगे तब भी वो फेल है। इसका मतलब ये है कि 42% का जो पॉइंट होगा वो इससे पीछे ही होगा, क्योंकि इससे पीछे ही होगा तभी वो फेल होगी। अगर इससे आगे होता तो वो पास हो जाती। तो वो बोल रहा है कि अगर 42% मिलता है तब भी वो फेल है। तो सर 42% का भी पॉइंट मान लीजिए, यहाँ 42% का पॉइंट है, ये 42%। अब अगर इतना मिलता है तब भी वो फेल है। कितने से फेल है, तो सर यहाँ पर नंबर भी दिए हैं कि 48 अंकों से फेल है। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ से कितना पीछे है, तो ये है 48 अंक ये पीछे है। तो ये दो लाइनें हमने पढ़ी और उन दोनों लाइनों से ये डायग्राम बना लिया आराम से कि अगर 37% मिलता है तो पास होने से 78 अंक पीछे है, और अगर 42% मिलता है तो पास होने से 48 अंक पीछे है। इतनी बात हम समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं सर आगे की। यदि वह परीक्षा में 48% अंक प्राप्त करती है, अगर मतलब नेहा को 48% अंक मिलता है, तब वह बताइए कि वह कितने अंकों से पास होगी या फिर फेल होगी। तो हमारा मेन टारगेट क्या है सर, हमारा पहला काम तो ये है कि हम कैसे भी करके सर इस पीएम की वैल्यू निकाल लें। अगर हमें पीएम पता चल जाएगा, पहले हमारा मेन काम रहेगा कि सर कहीं से पीएम निकाल के लाओ। पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है, अगर हमें वो मिल जाएगा, फिर हम नेहा को 48% अंक दिलवाएंगे, फिर उससे कंपैरिजन कर लेंगे, कम है तो फेल हो जाएगी, ज़्यादा है तो पास हो जाएगी। तो हमारा अभी तो उद्देश्य ये है कि सर इस पीएम को निकालो, इस पीएम को आखिरकार इस पॉइंट पर कितने अंक होंगे। तो देखो हम यहाँ से समझ सकते हैं, ये 37% का पॉइंट है, ये 42% का पॉइंट है। यहाँ पर देखो, यहाँ 0% से स्टार्ट करते हैं और ये 100% पर जाता है। 100% का मतलब फुल मार्क्स होते हैं। ये जो पॉइंट है ये 42% का है, ये जो पॉइंट है वो 37% का है। तो क्या परसेंटेज में हम यहाँ इन दोनों पॉइंट के बीच में अंतर निकाल सकते हैं? तो सर 42 में से अगर 37 घटाएंगे तो निकलेगा 5%, 5% निकलेगा सर इसके बीच में अंतर। अब हम बात करते हैं सर, अगर हम ये गैप निकालना चाहें कि यहाँ अंक कितने आएंगे, तो एक बात बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे अंक हैं 78 और यहाँ से लेके यहाँ तक हैं 48 अंक। तो क्या इन 48 को इन 78 में से निकाल दूंगा तो ये बचेंगे? तो इसका मतलब सर ये वाले अगर अंक मुझे चाहिए, यहाँ वाले ये वाले अंक, तो इन 78 में से 48 को माइनस कर दूंगा, क्योंकि 78 यहाँ से लेके पूरा ये 78 अंक की लाइन है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लाइन है वो 48 अंकों की लाइन है। तो पूरी लाइन में से अगर इतनी लाइन में काट के निकाल भी दूंगा तो सर इतना ही बचेगा। तो 78 में से 48 जाएगा तो बचेंगे 30 अंक। इसका मतलब हमें ये समझ में आ चुका है कि सर ये 5% है, वह इतने गैप के बीच की वैल्यू है। और सर इतने गैप के अंकों की बात करेंगे तो 30 अंक हैं। तो हमें पता चलेगा नंबर लाइन पर एक गैप है ना, एक निश्चित गैप, उस पर दोनों वेरिएबल पता चल गया। सर परसेंटेज में भी वैल्यू मालूम है और अंकों में भी मालूम है। तो 5% की वैल्यू सीधी सीधी 30 है। तो हम यहाँ से रखेंगे कि सर 5% का मान 30 अंक के बराबर है। 5% का मतलब है 30 अंक। तो सर 1% की वैल्यू कितनी होगी, 6 अंक। तो हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 5 का भाग इधर लगाएंगे तो 6 अंक आएगा। ये 6 अंक आ चुका है। अब देखो, अगर हमें पीएम निकालना है, ये वाले पॉइंट पर कितने अंक है वो निकालने हैं, तो या तो हम यहाँ से निकाल लें, हम 37% की वैल्यू निकाल लें। तो 37% की वैल्यू में 78 जोड़ देंगे तो ये यहाँ पर पहुंच जाएगा, तब भी हम पीएम निकाल सकते हैं। या फिर हम ऐसा करें कि सर 42% की वैल्यू निकाल लेते हैं और 42% में 48 जोड़ कर हम यहाँ पहुंच जाएंगे। तो चलो हम 42% निकालते हैं। 42% की वैल्यू निकालेंगे तो 6 गुणा 42 होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12, 12 की 2 होता है, हासिल 1 हो गया, 6 चौक 24 और 1 25। तो सर 252 आ गया। इसका मतलब सर 42% का ये पॉइंट है। तो यहाँ कितने अंक होंगे, 252, और 252 में अगर 48 जोड़ देंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे। तो सर 252 में अगर 48 जोड़ते हैं तो बनता है 300। इसका मतलब सर पास होने के लिए कितने अंकों की जरूरत है, 300 अंकों की जरूरत होगी। इतना हमें पता चलेगा कि अगर पास होना है तो 300 अंक लेके आने पड़ेंगे। अब सवाल में ही बोला है कि नेहा को 48% अंक मिलता है, तो अब उसको 48% अंक दिलवाते हैं। चलो हम अगर नेहा को 48% अंक दिलवाएं तो 48% की वैल्यू निकाल सकते हैं। 6 गुणा 48, तो 6 अट्ठे 48,
8 सिंह 48, 6 अट्ठे 48 का मतलब 8 हासिल 4 हो गया, और 6 चौक 24 और 4 28 हो गया, 24 और 4 28 हो गया। तो इतना है, इसका मतलब है कि सर नेहा को मिला कितना है, नेहा को मिला है 288 अंक, और पास कितने पर होते हैं सर, 300 अंकों पर पास होते हैं। तो सर नेहा फेल हो गई होगी, इसका मतलब कितने अंकों से फेल हो गई है, तो 300 में से 288 माइनस करेंगे तो 12 अंकों से असफल हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर हमारे ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है 12 अंकों से सफल। तो ऐसा मत करना कि जल्दबाजी में आप इस पर टिक लगा दो, क्योंकि हमें पता चल रहा है सर 12 अंकों से असफल हो रही है, यहाँ सफल लिखा है, तो जल्दबाजी में ये जो सफल है ना, ये भी असफल लगता है। तो इतना जल्दबाजी मत करना, ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी है, 12 अंकों से असफल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो गया। ये जो सवाल है, इस सवाल में देखो डेटा लिखा कितना, मैंने इतना ही तो लिखा है, बस इतना। अगर मुझे टाइम लगा है तो केवल समझाने में लगा है, मैंने समझाया है एक एक बात, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा टाइम लगाया है। वरना यदि आप इतना लिखोगे तो इतना डेटा लिखने में 30 सेकंड का समय जाएगा, इसको पढ़कर आराम से 30 सेकंड आप लगा लोगे, और अगले 15 सेकंड में तुम इस ऑप्शन पर क्लिक करके आगे भी बढ़ जाओगे। तो कुल मिलाकर अगर ऐसा सवाल तुम 45 सेकंड में कर सकते हो, मतलब 1 मिनट से भी कम समय में अगर तुम कर पा रहे हो, तो सर ये बहुत अच्छी स्पीड मानी जाती है, बहुत बेस्ट स्पीड है। मतलब 1 मिनट के अंदर अगर किसी सवाल को कर लो, वो बेस्ट स्पीड होती है। तो ये तुम अपनी बेस्ट स्पीड से कर पाओगे, क्योंकि सर इतना डेटा लिखना है, ये कोई बहुत बड़ा डेटा तो है नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि सर कैलकुलेशन बहुत कठिन हो, कैलकुलेशन ही बहुत आसान है। तो हमें उम्मीद है कि ये तुम्हें सवाल समझ में आया होगा। अगर सवाल नहीं समझ में आया है तो वीडियो को एक बार और देख लो ध्यान से, ठीक है भाई। तो चलो हम अगला सवाल करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 11:9 है। 30% लड़के तथा 20% लड़कियों ने एक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। पास होने वाले 30% लड़के हैं और 20% लड़कियां हैं। तो इसने पूछा है परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो। अगर ये जो लाइन है सर, ये इसके लाइन का पूछने का मतलब क्या है, पूछने का मतलब है कि सर कितने पास होते हैं, पास होने वाले छात्रों का परसेंटेज बताओ। तो हम यहाँ करेंगे सर पास, पास वाले छात्र ऊपर आएंगे और बट्टे में आएंगे टोटल छात्र, यहाँ पर आएंगे कुल छात्र, कुल छात्र छात्राएं, मतलब कुल छात्र, टोटल स्टूडेंट होंगे वो यहाँ आ जाएंगे, और पास होने वाले यहाँ आ जाएंगे। परसेंटेज में वैल्यू पूछ रहा है तो गुणा कर देंगे 100 का और परसेंटेज का लगाएंगे चिन्ह। तो केवल ये जो लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन, इस लाइन का अर्थ है कि पास होने वाले छात्रों की संख्या ऊपर रख लो, टोटल छात्र नीचे रख लो, गुणा कर दो 100 का, परसेंटेज का लगा दो चिन्ह। ये हमको बताना है सॉल्व करके। तो वो कहाँ से निकलेगा सर, ये कहाँ से निकलेंगे, डेटा दे रखा है यहाँ से, ये लड़के और लड़कियों, बॉयज, ये बॉयज और ये गर्ल्स, 11:9 है। तो मैंने आपको पहली बात बताई थी कि अगर किसी अनुपात में अगर हम पीछे 0 बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, उसके उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सर हम 2 0 भी यहाँ बढ़ाना चाहते हैं और 2 0 हम यहाँ बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे होगा क्या, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, वो और कुछ नहीं होगा। 30% तो लड़के पास होते हैं, देखो यहाँ से कितना पास हुआ है, पास वाले में बताऊं पास, तो सर यहाँ से तो 30% निकल कर आएगा, यहाँ से 30% निकलेगा, यहाँ से 30% स्टूडेंट पास हुए हैं, और यहाँ से जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स ये कितने पास हुई हैं, 20%, 20% यहाँ से पास हुए हैं। तो देखो अगर हमें इसका एक काम करते हैं, एक एक जीरो बढ़ाते हैं, एक एक जीरो बढ़ाते हैं, एक जीरो से भी काम चल जाएगा। अगर लगता कि ये परसेंटेज थोड़ा जीरो पीछे नहीं होता तो सर हम 2 जीरो बढ़ाकर काम कर लेते, क्योंकि आसान हो जाता। अभी एक जीरो इनके पास है ऑलरेडी, तो सर हम एक एक जीरो बढ़ाते हैं। तो अब यहाँ देखो 110 का अगर 30% निकालोगे तो परसेंटेज से ये दोनों जीरो कट जाएंगे, 11 या 33, इसका मतलब 33 तो बॉयज पास हो जाते हैं। गर्ल्स की बात करते हैं तो जो इस परसेंटेज से ये और ये दोनों जीरो कट जाएगी, तो 9 दूनी 18, 18 गर्ल्स पास हो जाती हैं। तो पास होने वाले छात्रों की संख्या 33 + 18 है, और टोटल कितने छात्र हैं, टोटल बॉयज 110 हैं और गर्ल्स 90 हैं, 200 छात्र हैं कुल मिलाकर। तो सर अगर ये इसकी वैल्यू बतानी है तो पास वाले हम रखेंगे ऊपर, तो इन दोनों को जोड़ दो, 8 9 10 11, 11 की एक हासिल एक होता है, 4 1 5, 51 पास हुए हैं, 51 पास हुए हैं, कितने में से सर, 200 में से पास हुए हैं। 200 आ गया नीचे, गुणा कर देंगे 100 का और परसेंटेज का लगाएंगे चिन्ह।
दो जीरो से दो जीरो कट गया, 51 का आधा कौन सा होता है सर? 51 का आधा 25.5 होता है। तो हम ये कहेंगे सर ये ऑप्शन है इस सवाल का जवाब, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का जवाब है। अगला सवाल देख लेते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्या कह रहा है कि किसी छात्र द्वारा गणित, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान में प्राप्त किए गए अंक क्रमशः 200 में से 195, 180 में से 133 और 160 में से 153 अंक हैं, तो उसका औसत प्राप्तांक बताओ। देखो औसत प्राप्तांक का मतलब क्या है सर? इसका पूछने का क्या अर्थ है? इसके पूछने का मतलब है कि छात्र को कितने अंक मिले। देखो प्राप्त, ये क्या पूछना चाहता है? प्राप्त अंक, प्राप्त अंक ऊपर रख लेना कि छात्र को जितना भी प्राप्त अंक हुए हैं वो हम ऊपर रखेंगे और नीचे रखेंगे पूर्णांक। आखिरकार पूर्णांक कितना था, पूर्णांक कितना था वो हम नीचे रख लेंगे और मल्टीप्लाई। अब तुम यहाँ परसेंटेज में नहीं बता सकते, ये क्या है? परसेंटेज में वैल्यू पूछता तो हम गुणा 100 का करते, लेकिन इसने केवल औसत पूछा है। औसत का मतलब होता है कि छात्र को मिला कितना अंक है और उसके टोटल कितने अंक है वो अपॉन में रखते हैं। औसत पूछा है, परसेंटेज में तो अच्छा परसेंटेज यहाँ लगा है, तो औसत प्राप्तांक बताओ और उत्तर है परसेंटेज में, इसका मतलब 100 का गुणा करना पड़ेगा भाई साहब। 100 का गुणा हम यहाँ करेंगे और यहाँ पर लगा देंगे चिन्ह, बस इसका मान बताओ। तो प्राप्त अंक निकाल लेंगे हम कैसे? देखो अगर हम इसकी वैल्यू निकालनी है तो सर 200 में से 195 मिला है, इधर 133 मिला है और इधर 153 मिला है, तो जितना मैंने सर्कल किया है इनको जोड़कर वैल्यू रखेंगे ऊपर, और जितना बचा हुआ है कितना है सर? ये 200। 200 अब मैं इसको ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, 200 और 180 और 160 इनको अगर हम जोड़ देंगे तो सर ये जोड़कर हम रखेंगे नीचे, ये होगा पूर्णांक। तो अब इतना तुम्हारा काम है कि सर जो मैंने सर्कल किया है इतना तो अंक उसको मिला है, इतना जोड़कर रखेंगे ऊपर, और जितने अंकों के पीछे मैंने अंडरलाइन की है नीचे, तो इनको हम जोड़कर रखेंगे नीचे, भाग लगा देंगे, 100 का गुणा कर देंगे, इनमें से जो भी उत्तर बनेगा वही तुम्हारा आंसर होगा। अब देखो इतना जोड़ना घटाना मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया है, हर एक सवाल एग्जाम का ही है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में ही आया है, तो भाई साहब ये काम मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया है। जहां तक मुझे अंदाजा है उत्तर इसका डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करना, इतना काम तुम्हारा है, इनको जोड़कर ऊपर, सर्कल वालों को जोड़कर ऊपर और अंडरलाइन वालों को जोड़कर नीचे रख कर सॉल्व कर देना, उत्तर आ जाएगा। ज्यादा मुझे उम्मीद ये है कि ऑप्शन नंबर ये जो सी है, ये सी है, डी नहीं है, ये ऑप्शन नंबर सी, शायद यही आंसर इसका आएगा। अब आप चेक कर लेना, ठीक है भाई। तो एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे के सवाल करते हैं। तो चलिए अब हम इस टाइप के अंतिम 3 सवालों को भी देख लेते हैं। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन क्या है? एक परीक्षा में गोपाल ने आशा से 15% अधिक अंक प्राप्त किए, आशा ने सचिन से 10% अधिक अंक प्राप्त किए, तो गोपाल ने सचिन से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए? तो देखो हम यहाँ पर सर 3 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है गोपाल और एक है आशा और एक है सचिन। सवाल की पहली जो लाइन है उसमें बोला है कि गोपाल को कितना मिलता है अंक? आशा से 15% अधिक, मतलब आशा से 15% अधिक मिलता है गोपाल को। अगली लाइन क्या है कि सर आशा ने सचिन से 10% अधिक अंक प्राप्त किया, तो आशा को कितना मिलता है? सचिन से 10% ज्यादा मिलता है, 10% ज्यादा मिलता है सचिन से, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है? तो गोपाल ने सचिन से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए? ये कह रहा है सर गोपाल ने इस सचिन से कितने परसेंट ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। देखो बात किसकी कर रहा है? बात ये कर रहा है पहले बार इन दोनों के बीच की, बीच वाले की तो बात नहीं कर रहा। ये हम मानते हैं सर पहला वाला है तो ये अंतिम वाला है, तो पहले और अंतिम की बात करता है, तो हम रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, और हम अगर डायरेक्ट अभी छोटे छोटे 3 हैं तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये मान लो 100, ये 10% अधिक है, 10% अधिक का मतलब ये है कि अगर ये 100 है तो 10 बढ़ाकर ये 110 होगा, और अगर ये 110 है तो 15% बढ़ाकर ये गोपाल की वैल्यू होगी। तो अगर गोपाल की वैल्यू निकालनी है तो इस 110 का पहले 15% निकालना होगा, और फिर जितना भी आएगा उस 110 में जोड़कर यहाँ पहुंच जाएंगे। तो हम कर सकते हैं, देखो 1 0 से 1 0
काट दी। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, लास्ट में पॉइंट लगा देंगे। 5 एकन 5, सॉरी 15 एकन 15, एक 5 पीछे आ गया, यहाँ से ले एक आ गई, 15 एकन 15 और एक 16, 165 आ गया। देखो ये तो मैंने गुणा करके दिखाया। आज के बाद एक बात याद रखना कि सर 11 गुणा 15 ये 165 होता है। ये नंबर डायरेक्ट याद रहे आपको, हमेशा इसको याद करके रखना। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे सवालों में आता है, तो वहां हमें गुणा ना करना पड़े, तो हम डायरेक्ट पता हो सर 11 का गुणा 15 में करते हैं तो 165 होता है, तो ये हमको डायरेक्ट याद रहे। तो सर 165 हो गया, तो इसमें पॉइंट यहाँ लग जाएगा क्योंकि नीचे 10 था, तो सर 16.5 यहाँ बढ़ा देंगे, तो सर 110 में 16.5 बढ़ाएंगे तो 126.5 हो जाएगा, ये 126.5 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये काम खत्म। अब हमें चेक करना है, हमें पूछा क्या है, सर जो गोपाल है, गोपाल वो सचिन से कितने % ज़्यादा है, तुलना कर रहे हैं सचिन से। तो सचिन की वैल्यू 100 है, तो 100 पर बहुत आसान होता है, 100 से जितना भी अधिक होता है उतना ही परसेंटेज बन जाता है। तो सर 100 से ये कितना अधिक है, 26.5, तो इस बात की गारंटी 26.5 ही उत्तर होगा इसका, 26.5 ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया इस सवाल का जवाब। अब तुम निकालना चाहते हो तो निकालो, देखो कितना ज़्यादा है, 26.5 ज़्यादा है। कितने से ज़्यादा है सर, 100 से ज़्यादा है, तो हम निकालेंगे 26.5, 100 से तुलना कर रहे हैं, 100 नीचे आ जाता है, गुणा करते हैं 100 का परसेंटेज का चिन्ह, इससे ये कट जाएगा, तो डायरेक्ट 26.5 आंसर आ जाता है। इसलिए मैंने इसको सॉल्व किया नहीं था, डायरेक्ट उत्तर आपको बता दिया। चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो। अगर हम इस सवाल को अगर दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, सक्सेस एक तरह से, ये जो मैंने आपको सक्सेसिव चेंज वाले सवाल पढ़ाए थे उसमें भी ऐसा बताया था। अगर तुम इसके बीच में हम अगर एस और ए और जी इनकी बात कर रहे हैं, सक्सेसिवली बात कर रहे हैं, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं सर, यहाँ से एस से स्टार्ट हुआ है तो एस को हम पहले नंबर पर लिखते हैं, खत्म जी पर हो रहा है तो जी को हम लास्ट नंबर पर रखते हैं। अब हम एक है 10% अधिक, तो हम करेंगे 10% अधिक की वैल्यू, 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है, तो इसका मतलब 10 से 11, एक लाइन हमने ये लिख दी। दूसरा है सर सक्सेसिवली 15% अधिक, तो 15% अधिक, 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20 होता है, तो सर ये 20 से 3/23 हो जाएगा। गुणा करना चाहेंगे तो गुणा कर देंगे सर, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 11 तिया 33 की 3 हो गया, हासिल हो गया 3, 11 दूनी 22 और 3 25, ये हो गया, और ये 200 हो गया। तो हम अगर देखना चाहें तो सर यहाँ से भी देख सकते हैं, ये जो निकलता है, ये जो रेशियो निकलता है वो पहले वाले का और अंतिम वाले का निकलता है। और बात भी अगर अगर इस सवाल में देखा जाएगा तो सर पहले वाले और अंतिम वाले की बात कर रहा है, तो सर हम जानते हैं सचिन पहला वाला है, यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, ये बाद वाला है, तो सर सचिन और गोपाल के बीच का अनुपात निकल आएगा, और इन्हीं के बीच की बात कर रहा था। तो देख लेंगे सर गोपाल कितना ज़्यादा है, तो हम कहेंगे सर 200 से कितना ज़्यादा है, 53 ज़्यादा है। कहाँ से, 200 से। गुणा कर देंगे 100 का और परसेंटेज का लगाएंगे चिन्ह, सर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इसका भाग लगाएंगे तो 26.5% आएगा। तो या तो आप इस मेथड से कर लेना सवाल को, या आप इस मेथड से कर लेना। इस मेथड से करना तब उचित रहता है जब पहले वाले और अंतिम वाले की बात करें, तो सर इस मेथड से चलेगा, बहुत अच्छी बात है। और इस मेथड से तब हम करना अच्छा रहता है जब बीच वालों की कभी बात कर लेता है, हम पहले वाले अंतिम वाले की बात करेगा तब भी हम इसको लगाकर कर सकते हैं। अगर कुछ वैल्यू कठिन है तो सर इस मेथड से ना जाकर हम ऐसे कर लेंगे। और जब भी तुम्हें सर पहले और अंतिम की बात करें तो हमेशा इसी को अप्लाई करना, जब पहले और अंतिम की बात करेगा तो हमेशा ये मेथड अप्लाई करना, ये बहुत अच्छा रहता है। तो चलिए हम अगला सवाल करते हैं। मैं ये हटा रहा हूँ क्योंकि ये मेरा समझाना उद्देश्य नहीं था, मैंने बताया था कि सवाल मैंने ऐसे किया है, सवाल ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि ये सक्सेसिव चीज का सवाल है, ऐसे मैंने बहुत सारे सवाल तुम्हें कराए हैं। तो चलिए हम इसको हटाते हैं, केवल सवाल का उत्तर हमने निकाल लिया। अगला सवाल पढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, किसी कॉलेज में 35% छात्राएं हैं और शेष छात्र हैं, तो सर पहली वाली लाइन से क्या पता चल रहा है, पहली वाली लाइन से पता चल रहा है कि अगर 100 छात्र हैं तो 100 में से 35 तो छात्राएं हैं और बाकी की 65 छात्र होंगे, स्टूडेंट। तो अब आगे बात करता है कि कुल इसमें 2800 छात्र हैं, कुल 2800 हैं स्टूडेंट, तथा 75% छात्र और 85% छात्राएं अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। तो उत्तीर्ण हुए कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत देखो, इसने जो पूछा है उसको क्या तुम गणित में कन्वर्ट कर पाओगे, उत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत पूछा है, तो कुल मिलाकर पास PA
पास होने वाले छात्र जितने भी होंगे, छात्र प्लस छात्राएं, पास होने वाली छात्र प्लस छात्राएं दोनों यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा कुल कुल स्टूडेंट्स STUDENTS और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का और परसेंटेज का लगाएंगे चिन्ह। जो इन्होंने पूछा है सर, ये जो लाइन पूछी है इस लाइन का गणित में ये मतलब होता है कि सर जितने भी छात्र छात्राएं पास हैं उनकी संख्या टोटल निकाल के मैं यहाँ रख दूंगा और छात्र छात्रों की टोटल जो संख्या होगी वो हम नीचे रख लेंगे, गुणा कर देंगे, 100 का आंसर आ जाएगा। तो अब हमारा टारगेट है सर ये निकालो। देखो यहाँ से सवाल दो तरीके से हो सकता है, या तो आप इस 2800 का काम कर लो, 2800 को ही लेके चलो शुरुआत से, और अगर तुम 2800 को लेकर नहीं चलोगे 100 मानकर चलोगे तब भी उत्तर सेम आएगा। अभी पूछा है परसेंटेज में उत्तर, तो जब भी किसी सवाल का उत्तर परसेंटेज में आता है तो उसको रियल वैल्यू होती है, अगर मैं उसको छोड़ दूं उसकी जगह पर कुछ ऐसी वैल्यू मान लूं जो बहुत आसान हो तब भी मेरा सवाल का उत्तर ठीक आता है। तो मैं इसको पहले बताता हूं। देखो पहले मैं अपनी तरफ से मान के चलता हूं कि मान लीजिए 100 छात्र थे कक्षा में, मतलब 100 स्टूडेंट्स थे टोटल, 100 में से 35% छात्राएं हैं, मतलब गर्ल्स हैं। गर्ल्स कितनी है? 35% है। तो देखो 35% अगर 100 का निकालेंगे तो 35 ही निकलेगा। तो बचे हुए कितने होंगे? 65% बचेंगे। तो बॉयज़ कितने होंगे? 65 बॉयज़ होंगे। अब इस सवाल में ही बोला है कि सर 85% तो छात्र मतलब बॉयज़ पास होते हैं और 85% 75% छात्र पास होते हैं और 85% छात्राएं पास होती हैं। तो सर ये जो है गर्ल्स, गर्ल्स कितनी पास होती हैं? 85%। तो 35 का 85% निकालेंगे और 75% छात्र बॉयज़ का 75% निकालेंगे। ये पास वाले हैं, ये पास वाले निकल आए। ये अगर सॉल्व कर लेंगे तो पास होने वाले गर्ल्स आ जाएंगे, ये अगर सॉल्व कर लेंगे तो पास होने वाले बॉयज़ आ जाएंगे। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, पास होने वाले गर्ल्स, पास होने वाले बॉयज़, इन दोनों को जोड़ देंगे, रख देंगे वैल्यू ऊपर। और कुल स्टूडेंट हमने कितना माना है? 100। तो 100 तो नीचे आए मतलब आ ही जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं सर। हम 35 का गुणा 85 में पहले कर लेते हैं। तो यहाँ रखते हैं सर 85 और ये गुणा कर दो, 5 25, 25 की 5 हासिल 2, 8 5 40 और 2 42, 5 15, 15 की 5 हासिल 1, 8 24 1 25। आराम से गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 9 और 2 ये आ गया 29 75 आ चुका है। ये जो परसेंटेज का साइन है इसके बदले का पॉइंट के बाद 2 अंक होने चाहिए, क्योंकि बट्टे में 100 आएगा तो पॉइंट के बाद 2 अंक का मतलब है यहाँ आ जाएगा। तो 29.75 आ गया। मतलब इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो 29.75 आएगा। जरा इसको सॉल्व करना तो हम यहाँ पर सर 75 का गुणा 65 में कर देंगे। तो 5 25 की 5 हासिल 2, 7 5 35 और 2 37 गुणा 5 के 30 की 0 हासिल 3, 7 6 की 42 और 3 45। तो यहाँ 5, यहाँ 7 और ये 8 और ये 4। अब ये जो परसेंटेज है जब ये हटेगा तो पॉइंट के बाद 2 अंक होगा, तो कुल मिलाकर पॉइंट यहाँ लग जाएगा। तो 48.75 यहाँ आ गया, 29.75 यहाँ आ गया। अब हमारा मेन टारगेट क्या है? इन दोनों को जोड़कर ऊपर रखो, टोटल छात्र 100 है तो 100 नीचे रख दो, गुणा कर देंगे 100 का, आंसर आ जाएगा। तो एक काम करो, ये जो 100 जब नीचे आएगा तो सर 100 से 100 तो काट देगा। जब ये 100 नीचे आएगा तो सर 100 से 100 काट देगा। तो केवल मिलाकर पास होने वाले छात्रों की संख्या देख लेंगे कितने पास हुए हैं। तो इन दोनों को जोड़ दो ना, इतने पास हुए हैं। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 75 दूनी 150 होता है, तो लास्ट में तो ये आ जाएगा 0.5, एक हासिल आएगी। तो एक हासिल यहाँ आ जाएगी तो ये 49 हो जाएगा। तो 9 और 9 18, 18 की 8 हासिल 1, 4 और 2 6 1 7। तो 78.5 निकल के आया है। ये आ गया है टोटल छात्रों की संख्या। तो ये टोटल छात्रों की संख्या हम ऊपर रख लेंगे, बट्टे में रखेंगे। ये पास होने वाले कुल छात्र हैं, छात्र छात्राएं पास होने वाले इतने हैं, और कितने में से हो रहे थे? 100 में से। तो 100 हम नीचे रख लेंगे, गुणा कर देंगे 100 का, परसेंटेज का लगाएंगे चिन्ह, इससे ये कट जाएगा, 78.5% उत्तर बनेगा। तो इस सवाल का जवाब तो ये हो चुका है। अब देखो, अगर आप यहाँ पर 100 के स्थान पर अगर इस 2800 को तुम रख लोगे तब भी सवाल का जवाब तो बिल्कुल फिक्स आएगा, इतना ही निकल के आएगा। लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी कठिन हो जाएगी। लेकिन सर उस कैलकुलेशन को मैं क्यों, जब हमारा उत्तर परसेंटेज में पूछता है, जब आंसर परसेंटेज में आता है तो रियल वैल्यू को ना लूँ, उसकी जगह पर कुछ मान लूँ, तब भी मेरा उत्तर सही आता है। तो देखो 2800 मैंने नहीं माना था,
छात्रों की जो टोटल संख्या है वो मैंने 2800 लेकर चला ही नहीं हूँ, मैं लेकर चला हूँ 100। तो 100 से निकाला तब भी मेरा उत्तर आया 78.5। यदि तुम यहाँ पर 2800 रख लोगे, 2800 का 35% निकाल के यहाँ रखोगे और 2800 का 65% निकाल के यहाँ रखोगे, फिर उनको जोड़कर ऊपर रख लेना और 2800 नीचे रख लेना, गुणा कर देना, तब जो कैलकुलेशन करके आएगा तब भी इतना ही आएगा। लेकिन वो कैलकुलेशन इसकी अपेक्षा कठिन होगी। तो हमें याद रहे कि जब भी परसेंटेज में उत्तर आता है तो हम रियल वैल्यू को छोड़ देते हैं, उसकी जगह पर अपनी तरफ से कुछ मान लेते हैं। अगर तुम चाहो तो यहाँ 2800 रख के भी क्वेश्चन हो सकता है, ये तुम्हारा काम है। अगर तुम चाहो चेक करना तो 2800 रख के चेक कर लेना। चलो ये भी क्वेश्चन हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 19, ये देखो क्या है। एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक मिला है, ठीक है। हम यहाँ लिखते हैं, एक है ए, एक है बी और एक है सी और एक है डी। 4 लोग हैं, चारों हमने लिख लिए। एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक है, तो बी से 25% ज़्यादा तो इसको मिलते हैं, 25% ज़्यादा इसको मिला है, ठीक है। आगे बोलता है बी को सी की अपेक्षा 10% कम, सी की अपेक्षा 10% कम, 10% कम, कम के लिए देखो एरो डाउन कर दिया है, 10% कम इसको बी को मिलते हैं। आगे क्या बोल रहा है, 10% कम प्राप्त होते हैं सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक। सी को पता कितना मिला है, डी की अपेक्षा 25% अधिक मिला है। तो अगर तुमने देखा होगा गौर से, ये चित्र बन चुका है, यहाँ तक बन गया है, अधिक मिले यहाँ तक हमने सवाल पढ़ा है, यहाँ से पूरा पढ़ा यहाँ तक। और यहाँ तक पढ़ने के बाद हमने सर ये डायग्राम बना लिया। इस डायग्राम में पता क्या है, ए को बी की अपेक्षा 25% ज़्यादा मिल रहा है, बी को सी की अपेक्षा 10% कम मिल रहा है और डी को 25% ज़्यादा, डी की अपेक्षा 25% ज़्यादा इस सी का है। तो सर ये हमने पढ़ा है और ये चित्र में कन्वर्ट कर दिया है। देखेंगे हमने ऐसा सवाल पहले कराया था सक्सेसिव चेंज वाले, जब टाइप पढ़ाया था उसमें। तो सर इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये पूछा क्या है, एक बार वहाँ नज़र मारो, यहाँ पर पूछा क्या है। ये कह रहा है कि सर डी को 500 में से 320 अंक मिले हैं, तो ए को कितना अंक मिला होगा। मतलब डी की बात कर रहा है और ए की बात कर रहा है, सर बीच वालों की तो नहीं बात कर रहा। जब बीच वालों की बात नहीं करता है, केवल पहले, ये अभी पहला वाला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ से, तो ये पहला वाला है, ये अंतिम वाला है, लास्ट वाला। तो सर इसके और इसके बीच का अनुपात निकाल सकता हूँ मैं, इसके और इसके बीच का अनुपात निकाल सकता हूँ। जहाँ से स्टार्ट होकर ऐसे चलती है लाइन, वहाँ से उसको मैं मानता हूँ पहले नंबर का। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सर डी और यहाँ लिख लेता हूँ लास्ट में ए। डी और ए का अनुपात निकल के आएगा। तो आप देखो पहला परसेंट कितना है, 25% ज़्यादा है। जब मैंने बताया था केवल पहले और अंतिम वाले की बात करें तो हम सर ऐसी मेथड से चले जाएंगे। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 25 चौका 100, 1/4 होता है। तो सर 4 से 5 हो गया होगा। अगला है 10% कम, तो सर 10% कम का मतलब होता है 10 से 9 हो गया होगा। अगला है सर 25% ज़्यादा, तो यहाँ से फिर 25% ज़्यादा है, तो 4 से 5 हो गया होगा। ये हम कर देंगे सॉल्व। हमने ये कहा था कि सर सॉल्व करने से पहले कुछ कटे तो काट लेते हैं, इधर से अगर कोई इधर कटे तो काट लेते हैं। सर 5 से ये 2 बार कट रहा है, तो हम इनका गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, तो इधर आ जाएगा 32, ये 32 आ चुका है, 9 पन्ना 45 और यहाँ आ जाएगा 45। कुल मिलाकर देखो डी और ए, डी का आया है 32 मान और ए का आया है 45। अब सवाल में दे रखा है कि डी को कितना मिला है, 500 में से 320 मिला है, मतलब इसको कितना मिला है, 320 अंक मिला है। तो कितने गुना है, 10 गुना है। तो सर ए को भी 10 गुना मिलेगा, तो इसका मतलब ए को मिलने वाले अंक 450 होंगे। तो ऑप्शन आ गया हमारा डी ऑप्शन, 450 इस सवाल का जवाब हुआ। तो देखो मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये सवाल समझ में आए होंगे। ये सवाल मैंने थोड़ा सा जल्दी करा दिया है इसलिए क्योंकि मैं ऐसे सवाल बहुत सारे करा चुका हूँ पहले सक्सेसिव चेंज वाले में। जिन लोगों ने नहीं करे हैं वो पीछे जाके वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम आज की क्लास में इतने ही रखते हैं। ये टाइप नंबर हमारा जो 13 था उसका बी पार्ट हो गया, तो टाइप नंबर 13 पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब हम कल की क्लास में करेंगे टाइप नंबर 14। तो चलिए अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।